नाज़रीन आदाब। एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं और हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश में। एक तो चुनावी गहमा गहमी है और इंतखाबात की तशहीर को लेकर अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। कहीं तलखियां बढ़ रही हैं, कहीं एक दूसरे पर जाती तौर पर लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की भी कोशिश हो रही है। और इसी दरमियान एक ऐसा खूबसूरत या हसीन इत्तेफाक भी पेश आया है जब बुलंदशहर में एक ही जगह पर आ मिला दो अलग अलग सियासी जमातों का काफिला। जी हां, बुलंदशहर में तशहीर के दौरान एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो अपने हिमायतियों के बीच थे, उनका काफिला गुजर रहा था और उसी के करीब प्रियंका गांधी का भी काफिला वहां से जब गुजरता है, वहां पर कुछ देर लोग ठहरते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का वो अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और एक तरह से उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं आमतौर से सियासत में। ये तस्वीर आप देखिए जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो आपने देखा कि किस तरह एक वहां पर शोर है और एक तरफ एक काफिला है। दोनों पार्टियों के सरबराह अपने अपने हिमायतियों के साथ वहां मौजूद हैं। और इससे बढ़कर ये कि इस वाकये के बाद एक तस्वीर अखिलेश यादव ट्वीट करते अपने ट्विटर हैंडल से और लिखते हैं कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। और उधर प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया, शेयर किया और प्रियंका गांधी का जवाब यह था कि आपको भी हमारी राम राम। तो अभी हाल ही में कुछ एक ऐसे बयानात सामने आए थे, आपको याद होगा किसी ने कहा था कि यूपी टाइप टिपिकल एक आंसर है, लेकिन इस वाकये के बाद भी इस पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पप्पू यादव जो बिहार के लीडर हैं, उन्होंने लिखा है कि देख लें लोग, ये है यूपी टाइप तहजीब और संस्कार, ये है चुनावी तहजीब। यानी चुनावी तहजीब का ये भी एक है चेहरा, एक है पहलू। तो इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि इंतखाबात की गहमा गहमी और तल्ख माहौल के बीच, जब एक तरफ जहां कोई कह रहा है कि गर्मी शांत कर देंगे, तो कहीं यह भी कहा जा रहा है कि चरबे निकाल देंगे, इन सब के बीच इस तरह की बात जब सामने आती है कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम और आपको भी हमारी राम राम। हमारे साथ मौजूद हैं अंशु अवस्थी, जो तर्जुमान है कांग्रेस के, और प्रियंक पांडे, तर्जुमान बीजेपी, और हमारे साथ है ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ देर में हमारे साथ सुमैया राणा भी होंगी, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। मैं सबसे पहले ऋषि मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा। जितना हीटअप हो चुका है उत्तर प्रदेश का खासतौर से चुनावी माहौल, और जितनी तल्ख मतलब एक दूसरे पर जबानी हमले हो रहे हैं, उन सब के बीच इस इत्तेफाक को, इस हसीन इत्तेफाक को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो इत्तेफाक, उसके बाद दोनों का अपने अपने तौर से ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर करना और उस तरह का के अल्फाज का इस्तेमाल करना। देखिए, आज के राजनीति में नैतिकता और जो तहजीब की बात हम लोग करते हैं वो रह नहीं गई है। और कल का जो सुखद जो क्षण अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच में कुछ देर के लिए सुखद क्षण देखने को मिला, काश आज के राजनीति में हिंदुस्तान में होता तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के आवाम के लिए बहुत ही बेहतर होता। सवाल उठता है, देखिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वैचारिक मतभेद हमारे और आपके बीच हो सकता है, पिता पुत्र में हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, दो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में जिस प्रकार से मतभेद उभर रहे हैं, कोई एक नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो कहते हैं दूसरे पार्टी के नेताओं के लिए ठंडा कर दूंगा, दूसरे पार्टी के फिर काउंटर में कहते हैं कि चमड़ी उतार लूंगा। इस प्रकार का जो बयानबाजी और माहौल बन रहा है, और आपने कल देखा इसी का परिणाम है जो चुनावी माहौल या आजकल का जो राजनीतिक माहौल है जो हीटअप हो गई है, उसी का परिणाम है कि कल ओवैसी साहब पे जो गोली चली है वो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक माहौल है या वाद विवाद का जो माहौल है
खासकर घृणा से जो घिरी हुई हमारी जो राजनीति है उसी का परिणाम कल आपने देखा। AIMIM के जो नेता हैं उन पे गोली चली। कल जो प्रियंका गांधी अखिलेश यादव के बीच जो इंटरेक्शन हुआ है, क्या काश वह राजनीतिक माहौल हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है? मैं एक आपको पहलू बताता हूं, फिर मैं खत्म करूंगा क्योंकि अन्य गेस्ट भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जिनके विरुद्ध ग्वालियर में चुनाव लड़ रहे थे, और जब अटल बिहारी वाजपेयी को बताया गया कि आप 20,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं, तो जिनसे वो पीछे चल रहे थे मेन ओपोनेंट के घर पे गए और उनसे उन्होंने कहा कि चलो चुनाव में हार जीत होता रहेगा, तुमको जीत की बधाई, अब मुझे तुम खाना खिलाओ और मिठाई मंगवाओ। तो वो राजनीतिक माहौल, वो जो एक उल्लास, वो जो एक भाईचारा जो राजनीति में वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी होता था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। पीवी नरसिम्हा राव, आपको याद होगा उदारीकरण के समय में पीवी नरसिम्हा राव अपने कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेने से पहले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से गुफ्तगू करते हैं। वो हिंदुस्तान में वो माहौल, वो वातावरण चाहिए, मैं बिल्कुल आपके पास फिर आता हूं। मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है इस पर अपने तमाम मेहमानों का ले लूं। हमारे साथ सुमैया राणा भी जुड़ चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंतखाबात का जो तशहीरी माहौल है, और इसमें जितना एक दूसरे पर अटैक हो रहा है कि किसी तरह से बस चाहे हमें कुछ भी कहना पड़े। कई बार तो मुझे लगता है कि ये भी सोचने में मजबूर हो जाते होंगे लोग कि भाई इसको ये ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है भी कि नहीं है। लेकिन इस एक अच्छे माहौल का, इस चुनावी तहजीब का जो जिक्र आ गया है कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम, और प्रियंका का जवाब कि आपको भी हमारी राम राम। सुमैया राणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंशु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अंशु अवस्थी, कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब ये सिर्फ दुआ सलाम राम राम तक ही है या इसके आगे पीछे भी कुछ है? देखिए, हमेशा राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं, उसी सोसाइटी से आते हैं जो भारत की संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान करना, उनके प्रति अपना जो रिस्पेक्ट है वो दिखाना, ये संस्कृति, ये परंपरा रही है, ये तहजीब है हिंदुस्तान की। तो कल का जो वाकया है, कल का जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है ये वो असल हिंदुस्तान की तस्वीर है जो होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। सीख लेने के साथ साथ वो अपने नेता का भी अनुसरण करें। अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे कि भाई हमारा आपका मतभेद हो लेकिन मन भेद ना हो। लेकिन आज का परिदृश्य क्या है? चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हो या दूसरे लोग हो, आज की परिस्थिति पे थोड़ी देर के बाद बात कर लेते हैं। पहले इसका एक फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, मतलब कि उसका फौरन आपके पास आ रहे हैं। प्रियंक पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंक पांडे साहब, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम, और आपको भी हमारी राम राम, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऋषि मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनके बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और ये आपने अभी ये ऐसी तस्वीरें आप लगातार देखते आए होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ उनके शादी विवाह कार्यक्रम में घर के तरह मौजूद रहे, अभिभावक की तरह बच्चों को आशीर्वाद दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मुलायम सिंह यादव की तबीयत जानने उनके आवास पर 2-2, 3-3 बार जाते हैं। तो ये राजनीति में चलता रहता है। हमारा अपना व्यक्तिगत मतभेद अलग है और राजनीति का और हमारा अपना संबंध अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव में जब हम जाएंगे तो हम अपने चुनावी मुद्दे लेकर जाएंगे। हम जिस बात पर तटस्थ रहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, वो एक अलग है। लेकिन ऐसी तस्वीरें वसल भाई आप देखते आ रहे होंगे और लगातार ऐसी सुखद तस्वीरें राजनीति में आती रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बिल्कुल होना चाहिए। सुमैया राणा का मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। मैं चाह रहा था कि पहले मैं उन्हीं के पास जाऊं और ताकि उनसे कुछ शेरी अंदाज भी इस पे कुछ रद्द-ए-अमल लूं, लेकिन अब मुझे मौका मिला है। सुमैया, क्या कहना है इस पर? दुआ सलाम राम राम, फर्स्ट रिएक्शन। दुआ सलाम सीधे सीधे उर्दू में है और यहाँ पर एक लफ्ज आया राम राम, वो हिंदी, तो उसके मैं शेर से आपकी बात का आगाज करूंगी और जवाब दूंगी कि महकते गुलाबों को खुशबू से मतलब, न मुस्लिम से मतलब, न हिंदू से मतलब, और ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब।
तो इंसान के जो ख्यालात है वो खूबसूरत होना चाहिए, वो किसी भी जबान में हो सकते। अब अगर उसको हम सियासत से जोड़ करके देखते हैं इन सारी चीजों को, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत खुशगवार एहसास है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं प्रियंका जी को लेके या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लेके। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहद बाअदब शख्सियत है वो, और जिस तरीके से वो अपनी पार्टी की महिलाओं को खासकर सम्मान देते हैं तो वो वाकई में दुनिया देख रही है। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ यहाँ पर मेरे शायद बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो भाई बोल रहे थे अभी कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो फिर हम अपने मुद्दे गिनाएंगे और उनकी जो है वो मजम्मत भी करेंगे और तनकीद भी करेंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। ठोक दो, गर्मी उतर जाएगी 10 मार्च को, ये जबान मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता हो, हिंदुस्तान के कुछ ऐसे खित्ते जो पूरी दुनिया में अपनी तहजीब के लिए पहचाने जाते हो, वहां पर अगर हमारे रहनुमा, हमारे कायद या यूं कह लीजिए कि हमारे नेतागण, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, नेताओं का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, अगर वो उस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं और यकीनी तौर पर जब अब्बा जान, फुप्पा जान, अम्मा जान पे बात होती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका भी है जो हर्ट होता है। तो जबानें जो है वो तस्लीम करना चाहिए कि हम किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने वाले को क्या दिखा रही है। तो माफ कीजिएगा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि जहां पर जबान का मामला आता है अब पूरी दुनिया उसको देखती है और उस पर फिर कैसी कैसी तनकीदें आती हैं, तो जबान तो संभालनी पड़ेगी। और अगर झुक करके हम किसी अपने बड़े से बाअदब तरीके से मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी जात, किसी धर्म का हो, उसमें कोई किसी किस्म की कोई बुराई नहीं। जी, लेकिन प्रियंक पांडे साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। प्रियंक पांडे साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे सुबह राना के इस रिमार्क्स पर? बात मेरी हमको लगता है सुना नहीं जी, मैंने क्या कहा। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है और राजनीति के परिदृश्य में हमें जो अपना विचार रखना है वो अलग है। मैंने जो दोहराया कि अभी माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ 2014 के बाद जब हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उसके बाद उनके यहाँ जो वैवाहिक कार्यक्रम हुआ उसमें एज अ घर के पर्सनालिटी की तरह, घर के पर्सन की तरह वो पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। और वो दृश्य ऐसा पूरे देश में एक बार ऐसा दिखाया गया जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री जी के घर की शादी हो, वो उस तरह से वहां मौजूद रहे। और एक चीज ये देखे कि वृद्ध नेता हैं, तो सब उनका सम्मान करते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी, उनको देखने के लिए एक बार आज हम हैं यहाँ 28 साल पहले 21 साल के एक युवा ने योग दीक्षा ली और योगी बन गया। वही युवा पिछले 5 साल से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आज चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को ललकार रहा है। राज्य में विधानसभा के चुनावों की गर्मी बढ़ रही है और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, हमसे जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपने यहां से नॉमिनेशन फाइल किया। आपको हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आखिरकार गोरखपुर ही आप वापस आए, विधानसभा का चुनाव भी आप यहीं से लड़ रहे हैं। गोरखपुर आपकी कर्मभूमि भी रही है, यहां से आपका आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा है। आप गोरखपुर ही वापस क्यों आए? बात चल रही थी मथुरा जाएंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर में ये क्या खास बात है? देखिए, गोरखपुर या प्रदेश अब मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है। हाँ, पार्टी ने मुझसे भी पूछा था और मैंने पार्टी के ऊपर भी छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस पर विचार करते हुए तय करती है। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संसदीय बोर्ड का कि उन्होंने मुझे गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बना करके पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन भरने की अनुमति दी।
और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल किया है। योगी जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे राजनीतिक सवाल पूछूंगा। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सो देखा जाना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो, या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। तो नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ के साथ ये तफसीली बातचीत आज रात 8:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर देखी जा सकती है। और अब हम अपने मौजू पर लौटते हैं जिस पर हम आज बातचीत कर रहे थे कि हाँ, वो मुद्दा चुनाव से ही जुड़ा है कि चुनाव में लोगों को कैसे आप अपनी तरफ राग़िब कर सके, कैसे आप लोगों को ये यकीन दिला सके कि आपकी जमात ही आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकती है। ये एक चैलेंज होता है तशहीर के दौरान। लेकिन तशहीर के दौरान क्या हम जो अल्फाज की अपनी एक संजीदगी होती है, उसकी जो हसासियत होती है, क्या उसे हमें अपने हाथों में थामे नहीं रखना चाहिए? क्या वो एक दूसरे पर इतनी तल्ख जो है वो बातें की जानी चाहिए, कीचड़ उछाले जाने चाहिए कि फिर वो जो कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, क्या फिर उसके कोई मानी न रह जाए? क्योंकि लखनऊ एक सिर्फ किसी खास इलाके की बात नहीं बल्कि एक तहजीब की बात है, ये एक तमद्दन की बात है। और यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो हमने अभी शुरुआत में बात की थी कि किस तरह दो अलग अलग पार्टियों, हालांकि वो पार्टियां इत्तेहादी भी नहीं हैं, दो अलग अलग पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जब उनके नेता और उनका काफिला एक साथ कहीं पर आ निकलता है तो फिर किस तरह दोनों दूसरे का वेलकम करते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा साहब, मैं अब आपके पास वापस आ रहा हूं, थोड़ा इसके माने मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो बात यह है कि हमने अभी जैसे कहा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है, एक उस रियासत में ये इंतखाब हो रहा है, खासतौर से 5 के साथ साथ इसमें भी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आवाम के बीच अपनी मकबूलियत, अपनी बात पहुंचाने के लिए हम तल्ख बातों का, तल्ख जुमलों का ही सहारा लें? क्या हमें अपनी बात, अगर हमने काम किया है या हम काम करेंगे, तो हम अच्छे शब्दों और अल्फाज के चुनाव के साथ आवाम के बीच नहीं जा सकते? आपने उड़ीसा में जो उड़ीसा का जो राजनीतिक माहौल है, आपने देखा होगा पटनायक साहब का, खासकर नवीन पटनायक का। आपने नवीन पटनायक को प्रचार करते हुए देखा होगा, उनके पॉलिटिकल अप्रोच को देखा होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक भी आप ऐसा कोई बयान बता सकते हैं जो अपने
ओपोनेंट या जो विपक्षी पार्टियां हैं उड़ीसा में, उन पे उन्होंने प्रहार किया हो। क्योंकि वो ऐसे नेता आज भी हमारे हिंदुस्तान में हैं। लेकिन यदि उत्तर भारत की राजनीति को यदि आप देखेंगे तो खासकर जो उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति है उसमें जिस प्रकार से एक विरोधी पार्टियों के लिए बयानबाजी दोनों तरफ से होती है, या जो अपोजिशन है या पक्ष एक दूसरे के बीच होती है, आप देखिए जो शीर्ष पे नेता हैं उन्होंने भी अपने ऐसे बयान दिए हैं। जब शीर्ष के नेता ऐसे बयान देंगे तो आप निचले स्तर के जो मतलब जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या आपने बिहार चुनाव में सुना होगा शमशान वर्सेस कब्रिस्तान, या समाजवादी पार्टी में अभी नए नेता शामिल हुए हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो बयान दिया था। बहरहाल ऐसे बहुत सारे मेटाफर से यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपका इशारा वही है कि ये कहीं किसी भी सूरत सही नहीं है। मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास। प्रियंक पांडे साहब, चूंकि वक्त कम रह गया, हमें बीच में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा था, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मतलब क्या ये जरूरी नहीं है या क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप शालीनता बरकरार रखते हुए अपनी बात आवाम तक पहुंचा सकें? देखिए वैसल भाई, ये बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन कुछ एक विषय मुद्दा ऐसा होता है जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ा संदेश जाना। जैसे आपने कहा मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ मुस्कुराता रहे, उत्तर प्रदेश मुस्कुराता रहे, हम आप मुस्कुराते रहे, इसके लिए एक कठोर संदेश है। इसका एक कठोर कहते हैं कि ठंडा कर दूंगा, आप किसको कह रहे हैं? चुनावी माहौल में किसको कह रहे हैं कि ठंडा कर देंगे? या उधर से दूसरे नेता कहते हैं कि चमड़ी उतार लूंगा। तो क्या आप आपने 5 साल जो काम किया है उसके बलबूते चुनाव नहीं लड़ सकते बिना ठंडा किए? या बिल्कुल वही मेरा सवाल है। जी ये ऋषि मिश्रा जी बोल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऋषि मिश्रा बोल रहे थे। देखिए मैं वैसल भाई और मिश्रा जी, हम लोग विकास जो किए हैं उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने जो 5 साल काम किया उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने जो सुशासन की व्यवस्था लागू की है उस पर काम कर रहे हैं, उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज एक नया उत्तर प्रदेश है और नए एक उत्तर प्रदेश की यात्रा शुरू हुई है। ये आपको मानना ही पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर में पिछले कई दशकों में उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है। और आज ऑर्गेनाइज क्राइम और क्राइम का ग्राफ आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से डरते हैं। ठीक है, और इसका कड़ा संदेश जाना जरूरी है। हालांकि अभी वो तस्वीर एक पार्टी के अध्यक्ष के साथ क्या हुआ, किस तरह से उन पर खुले में फायरिंग हो गई या क्या हुआ, वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मेरा सवाल सुमैया राणा आपसे है। सुमैया राणा आपसे सवाल मेरा है, छोटा जवाब चाहूंगा क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में पहले ही थोड़ा वक्त कम बचा है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या सिर्फ ये मतलब ऊपरी दुआ सलाम तक है या कुछ इसके माने भी हैं सियासी? देखिए जो टॉप लीडरशिप है उधर से हो या इधर से हो, ये इनके अपने आपसी ताल्लुकात हैं। और देखिए मुझे नहीं लगता कि हर चीज में बहुत ज्यादा सियासत का दखल होना चाहिए, और अपने निजी मामलात हैं। और उसके अलावा ये अलग बात है कि बाद में देखिए समीकरण बनते बिगड़ते हैं, वो सब तो एक आप समझ ही सकते हैं कि कोई नई बात नहीं है। तो फिलहाल ये दुआ सलाम एक तहजीबी है, दोनों तरफ की तहजीब है जो देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि इन शीर्ष नेताओं से लोगों को, हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम अपनी सियासी जो जितनी मफाद हैं या राइवलरीज हैं उन सबको किनारे रख के और एक दूसरे को इज्जत देना, अदब के साथ और उनके साथ तहजीब से पेश आना ही हमारी प्राथमिकता। कोई एक शेर सुमैया आखिर में। देखिए शेर का क्या है कि जैसे मेरे पापा ने शेर कहा, देखिए तहजीब इसमें कहां से आती है मैं आपको बता कि हिंदुस्तान की 70% के अबाउट जी बता रही पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो आप शेर सुनिएगा कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये तहजीब है। कद में छोटे हो लेकिन लोग बड़े रहते हैं। बहुत खूब। और मैं अपने तमाम मेहमानों का इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने नाज़रीन का भी। वक्त की कमी, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।